कल हम राजनीति विज्ञान उसका जो भाग से है उसको पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने जो पहला अध्याय हमारा संविधान उसकी विशेषता उसके बारे में पढ़ना शुरू किया था। हम देख रहे थे कि जो भारतीय संविधान है उसके अंदर कुछ चीज़ें विदेशी संविधानों से हमने ग्रहण की है, मतलब उनसे हमने ली है या फिर वो हमारे संविधान के क्या हैं, स्त्रोत हैं। तो हम उसको एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से देश के संविधान से हमने क्या क्या चीज़ें ली है। देखिए, सबसे पहले यूके जो वर्तमान ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ से हमने तो संसदीय शासन प्रणाली ली है। संसदीय शासन प्रणाली, देखिए संसदात्मक शासन व्यवस्था जो है वो अलग है और संसदीय शासन प्रणाली अलग है। इसके बाद इकहरी नागरिकता हमने लिए। अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता है, राज्य की अलग है और केंद्र की अलग है, लेकिन हमारे यहाँ पर केवल एक ही नागरिकता है। वी आर इंडियन, हम सब क्या है, भारतीय, हमारी एक ही नागरिकता है। अलग अलग राज्य की हम जो है नागरिकता नहीं देते। और विधि का शासन जो है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। नेक्स्ट जो है उसमें यूएसए आता है। यूएसए से हमने जो है मौलिक अधिकार लिए हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार जो है हमारे अनुच्छेद भाग 3, इसके अंदर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो हमारे 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में, पूर्व में कितने थे, 7 थे। लेकिन 7वां जो अधिकार था हमारा संपत्ति का अधिकार, उसे क्या कर दिया, कानूनी अधिकार के रूप में। संपत्ति के अधिकार से जो संपत्ति का अधिकार था, मूल अधिकार था हमारा, इसको यहाँ से हटाके कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 के अंदर जो है इसको डाल दिया। इसके बाद जो है न्यायिक पुनरावलोकन, किसी भी न्यायालय के द्वारा जो है निर्णय दिए जाते हैं, उन निर्णयों के ऊपर पुनर्विचार के लिए जो है न्यायिक पुनरावलोकन जो होता है, तो न्यायिक पुनरावलोकन और उसके तहत जो है 5 प्रकार के रिट जो है वो कोर्ट जारी कर सकता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो भी हमने कहाँ से लिए, यूएसए से लिए। इसके बाद आता है महाभियोग, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनको, और जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, इनको इनके पद से हटाने पर, इनके पद से कब हटाया जा सकता है, जब ये या तो इस पद के जो है राष्ट्र विरोधी कोई कार्य कर रहे हो या फिर संविधान का अतिक्रमण कर रहे हो। किसका अतिक्रमण कर रहे हो, संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण कर रहे हो, या फिर ये जो है योग्य हो, अयोग्य हो, या फिर इनसे जो है संसद के जो पदाधिकारी वो असंतुष्ट हों। इसी परिस्थिति के अंदर मूल रूप से जो होता है वो होता है संविधान का अतिक्रमण, और इसके द्वारा जो है ये महाभियोग लगा सकते हैं। अब तक भारत के अंदर राष्ट्रपति के ऊपर केवल एक बार जो है महाभियोग लगा है, और जिनके ऊपर लगा है वो थे हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति वी.वी. गिरी। ठीक है, केवल एक बार जो है महाभियोग की प्रक्रिया केवल शुरू की, जो है महाभियोग पूरा हुआ नहीं, उनको इनके पद से हटाया नहीं गया, लेकिन एक बार उनके ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगी थी और उनका नाम क्या था, वी.वी. गिरी था, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे। तो महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति और न्यायाधीशों के जो है इनके ऊपर लगाई जा सकती है। तथा स्वतंत्र न्यायपालिका, जो हमारी न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायपालिका भी है, और किस प्रकार की है, स्वतंत्र भी है। ठीक है, स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका की व्यवस्थापिका के अधीन नहीं रहेगी, जबकि वो क्या होगी, अपने आप में एक स्वतंत्र होगी। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका की जो अवधारणा है ये हमने कहाँ से ली है, यूएसए से ली है। इसके बाद जो अगला देश जिससे हमने लिया वो है कनाडा। कनाडा से हमने लिए तो संघात्मक शासन, जिसके अंदर हमने कल देखा था 2 अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष अलग और शासनाध्यक्ष अलग अलग होता है। दूसरा, यहाँ पर शक्तियों का विभाजन होता है। ये केंद्र और राज्य जो है दोनों अलग अलग विषयों के ऊपर जो है अपने दोनों अलग अलग विषयों के ऊपर कानून बनाते हैं, और एक जो विषय है जिसमें अवशेष शक्तियाँ आती है या जिनके ऊपर केंद्र और राज्य दोनों अधिकार कानून बनाते हैं, लेकिन विवाद के समय किसका, केंद्र का जो कानून होता है वो मान्य होता है। राज्यपाल का जो पद है, प्रत्येक राज्य के अंदर जो है हम एक राज्यपाल होगा, या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल जो है वो हो सकता है। तो राज्यपाल का जो हमने पद लिया वो भी कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। राज्यपाल राज्य के अंदर केंद्र का नेतृत्व करता है, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, और राज्य के अंदर समस्त गतिविधियां जो होती है सबकी सूचना किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। इसके अलावा अवशिष्ट विषय जो है केंद्र के पास हैं, जो ऐसे विषय जिनके ऊपर कानून बना रह गया, ऐसे विषय जो है वो केंद्र के पास हैं। ये भी हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। इसके बाद सोवियत संघ जो है उससे हमने मूल कर्तव्य लिए हैं। जो हमारे मूल कर्तव्य हैं भाग 4(1) में, अनुच्छेद 51 में, तो हमारे जो मूल कर्तव्य हैं ये वर्तमान में 11 हैं, और पहले कितने थे, 10 थे। ठीक है, 11वां जो मूल कर्तव्य वो बाद में जोड़ा गया। तो इस
प्रकार ये मूल प्रतियां ली थी हमने सोवियत संघ रूस से, जिसे हम पहले यूएसएसआर कहते थे विघटन से पहले, तो उससे जो है हमने लिए हैं। समाजवाद जो है ये भी हमने वहां से लिया है, तथा पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं जो हमारे यहाँ पे चली, पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो भी हमने कहाँ से ली है, यूएसएसआर से, सोवियत संघ रूस से ली थी। इसके बाद जो है वो है फ्रांस, फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्र। देखिए गणतंत्र क्या होता है, देखिए एक तो होता है लोकतंत्र और एक होता है गणतंत्र। दोनों जो शब्द हैं वो अलग अलग हैं। लोकतंत्र तो एक शासन करने की जो है प्रणाली है, जिसे हम जो है बातें बैठिए, और एक चीज जो होता है गणतंत्र होता है। गणतंत्र का मतलब होता है एक तो किसी देश का जो है संविधान लिखा हुआ हो, और दूसरा वहां का जो शासनाध्यक्ष है, वहां का राष्ट्र का जो अध्यक्ष है, ये राष्ट्राध्यक्ष जो है वंशानुगत नहीं होके निर्वाचित या जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ होता है, तो वहां क्या होता है, गणतंत्र होता है। जिस देश के अंदर गणतंत्र होता है वहां लोकतंत्र होता ही होता है, लेकिन जहां लोकतंत्र है वहां गणतंत्र हो ऐसा आवश्यक नहीं है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर लोकतंत्र तो है लेकिन वहां पे गणतंत्र नहीं है। वहां पे क्या है, एक प्रकार से जो राजा होता है या वहां का जो क्राउन होता है या राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है वो क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वंशानुगत उसमें से ही चुना जाता है। इसके बाद जो है हमने स्वतंत्रता भी फ्रांस से ली है, समानता और बंधुत्व, समानता और बंधुत्व जो है हमारे जो प्रस्तावना है उसके अंदर वर्णित है, तो ये भी जो हमने कहाँ से लिए हैं, फ्रांस से लिए हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस के अंदर जो गौरवपूर्ण क्रांति होती है वहां से जो है सभी देशों ने वहां से ग्रहण किया है। इसके बाद जापान जो है विद्युत द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये भी कहां से ली है, जापान से ली है। जर्मनी से आपातकाल के प्रावधान, आपातकाल जो है भारत के अंदर भी 3 प्रकार के आपातकाल जो हमने अनुच्छेद 352, 356 और 360, ठीक है। 352 के अंदर सशस्त्र विद्रोह, 356 के अंदर किसी राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल होता है तो वो, और 360 के अंदर आर्थिक आपात। वर्तमान के अंदर कोरोना काल चल रहा है, इसके अंदर जो है एक प्रकार से कई लोगों में भ्रांति बनी हुई कि आर्थिक आपातकाल है, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्थिक आपातकाल की कोई घोषणा नहीं हुई है। तो 3 प्रकार के आपातकाल, ये राष्ट्रपति की शक्तियां जो वहाँ पे इसको विशिष्ट रूप से अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ हम देख लेते हैं अनुच्छेद 352, 356 और 360 जो है इसके अंदर आपातकाल का प्रावधान किया गया। और ये आपातकाल हमने कहाँ से लिए हैं, जर्मनी से लिए हैं। इसके बाद जो है वो है आयरलैंड। आयरलैंड जो है यहाँ से भी हमने कुछ चीजें ली है। तो आयरलैंड जो है यहाँ से तो हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंदर जो है ये वर्णित है अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, ठीक है। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये इसके अंदर वर्णित है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक होता है उसका राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के राष्ट्रपति के निर्वाचक के अंदर कौन कौन शामिल होगा, एक बार हम देख लेते हैं। संसद के जो दोनों सदन हैं, यहाँ के कौन से सदस्य, जो निर्वाचित मनोनीत सदस्य नहीं, मनोनीत सदस्य लोकसभा के अंदर 2 और राज्यसभा के अंदर 12 होते हैं। तो इन सदस्यों को छोड़ के जो बाकी सदस्य हैं वो राष्ट्रपति, संसद के जो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं वो सम्मिलित होते हैं। राज्य के विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसके अंदर सम्मिलित होते हैं, तथा दिल्ली और पुडुचेरी जो है यहाँ की विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित होते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल को लेके, तो आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है उसके अंदर कौन कौन सम्मिलित होगा, ये भी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। दूसरा, राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन होता है, राज्यसभा के अंदर हमारे यहाँ पे राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो है कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से जो है हम लेते हैं, तो वो 12 सदस्य जो होते हैं मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके अनुशंसा पर प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की अनुशंसा के ऊपर जो है ये किया जाता है। तो ये जो हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। इसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से जो है हमने संवर्ती सूची ली है। संवर्ती सूची जो है हमारी संवर्ती सूची के अंदर 7वीं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जो है, अब हम पढ़ेंगे अभी अनुसूचियां वगैरह एक बार सारी। तो 7वीं अनुसूची जो है उस अनुसूची के अंदर जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है। और शक्तियां कौन कौन सी है, एक शक्तियां जो है वो है संघ सूची, इस संघ को हम केंद्र भी बोलते हैं। दूसरी है राज्य सूची,
राज्यों को हम प्रांतीय भी बोलते हैं। और तीसरी है समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है इसके अंदर अवशिष्ट शक्तियां हैं जिनके ऊपर राज्य और कानून दोनों। समवर्ती सूची जो है इसके अंदर संघ भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, और विवाद के समय किसका कानून माना जाएगा? संघ के द्वारा निर्मित जो कानून होता है वो माना जाएगा। तो समवर्ती सूची जो है इसके अंदर अवशिष्ट शक्तियां रखी हुई है, वो भी हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिए। और हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, वो भी हमने प्रस्तावना तो हमने खुद ने निर्मित की है, लेकिन ये जो प्रस्तावना वाली विचारधारा है ये हमने कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके बाद हम भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उनको देखते हैं एक बार। हालांकि हमने थोड़ा सा उनको कल देखा था, लेकिन आज हम उसको तरीके से क्लैसिफाइड करके देखते हैं, आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं हम इनको दो रूपों के अंदर विभाजित करके देखते हैं। मुख्य रूप से कौन कौन से भाग? एक भाग में तो हमने रखा है इसकी प्रकृति, हमारे संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है, और दूसरे भाग के अंदर रखा है कि इसके अंदर इसका स्वरूप किस प्रकार का है। इसकी जो विशेषताएं हैं इसको हमने दो भागों में बांटा संविधान की विशेषताएं, एक तो उसकी प्रकृति के आधार पर, दूसरा हमने स्वरूप के आधार पर। अब प्रकृति के आधार पर जो है इसको पहला जो भाग है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अभी हम यहाँ पे केवल शब्दावली देख रहे हैं, इसके आगे हम एक एक का विस्तृत वर्णन पढ़ेंगे। दूसरा जो है वो है सर्वाधिक व्यापक। तीसरा है कठोर व लचीला, कठोर और लचीले का समन्वय। तीसरा जो है उसके अंदर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान। ये तो किस प्रकार की ये सब चारों विशेषताएं जो है वो तो हमारे संविधान की क्या है? प्रकृति है। नेक्स्ट जो है भारतीय संविधान का स्वरूप जो है उसके अंदर एक तो समाजवादी राज्य है, दूसरा पंथनिरपेक्ष राज्य है, तीसरा लोकतांत्रिक गणराज्य है, चौथा संसदीय शासन प्रणाली है, और पांचवा एकात्मक व संघात्मक तत्वों का सहयोग है। इस प्रकार जो 9 विशेषताएं हैं इसकी टोटल 4 और 5 की 9 जो विशेषताएं इसको हम एक एक को वर्णन करके देखते हैं। सबसे पहली जो विशेषता है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? संपूर्ण का मतलब होता है पूरा, यो समझिए आप थोड़ा समझ लीजिए। प्रभुत्व संपन्न को देखिए, प्रभुत्व का मतलब क्या होता है? जो प्रभु होता है वो क्या होता है? शक्तिशाली होता है, ठीक है। तो पूर्ण रूप से शक्तिशाली कौन है? वो भारत है। ये भारत की खुद की विशेषता है। वर्षों तक हमने जो है कई शताब्दियों तक, कई दशकों तक जो है हमने किसका क्या किया? पराधीन रहे, दूसरे राष्ट्रों के अधीन रहे। बाद के अंदर जब हम संपन्न हुए तो हमने पहला ही शब्द हमारे जो प्रस्तावना उसके अंदर लिखा, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। पहला जो वर्ड है हमारा हम भारत के लोग के बाद में क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मतलब किसी भी अन्य प्रकार की कोई भी देश या किसी भी सत्ता के अधीन नहीं है। हम खुद संप्रभु हैं, हम खुद जो है प्रभुत्व संपन्न है, हम खुद ताकतवर हैं, हम खुद शक्तिशाली हैं। मतलब जो सारी शक्ति है किसमें निहित है? जनता में, पहली बात तो। दूसरा, हम किसी के द्वारा निर्मित संविधान को या किसी के द्वारा निर्मित कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हम जो है वो क्या है? स्वतंत्र हैं, स्वयं शक्तिशाली हैं। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हुआ? किसी अन्य सत्ता द्वारा निर्मित व स्वीकृत नहीं है। हमें जो संचालन है, हमारे देश का जो संचालन होगा वो किसी अन्य के द्वारा नहीं होगा, बल्कि किसके द्वारा किया जाएगा? हम खुद स्वयं प्रभु हैं, तो उसका संचालन किसके द्वारा होगा? अंतिम शक्ति जो है किसमें निहित है? जनता में। तो जनता के द्वारा ही जो है हम हमारे जो देश के अंदर समस्त कानून और जो भी नियम वगैरह बनेगा उन सबका संचालन कौन करेगा? हम देश के वासी ही करेंगे, किसी अन्य देश के अधीन नहीं रहेंगे। हम देख सकते हैं हम भारत के लोग जो हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। ये हमारा भारत का जो है ये मेल दिया गया है। इसके आगे हम देखें सर्वाधिक व्यापक। सर्वाधिक व्यापक जो है ये हमारे संविधान की दूसरी विशेषता है। सर्वाधिक व्यापक किस प्रकार है? एक तो हमारे संविधान जो है इसको हम 3 भागों के अंदर विभाजित करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहला तो हमने कल जो हमने देखा था प्रस्तावना नंबर 1 पे, नंबर 2 पे इसके विभाग हो, और नंबर 3 पे क्या है? अनुसूची। प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्यों? इसके अंदर हमने संशोधन भी किया है। संशोधन के माध्यम से इसमें हमने 3 शब्द भी जोड़े हैं। तो जो प्रस्तावना है, जो हमारा संविधान है, इसका क्या है? एक प्रकार से दर्शन है, दर्शन भी है, संविधान की आत्मा भी है, ठीक है, इसका दर्पण भी है। हमारा संविधान किस प्रकार का होगा, हमारे आदर्श किस प्रकार के होंगे, उन सबका दर्शन कौन करवाता है? हमारी उद्देशिका करवाती है, ठीक
ठीक है। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ये भी क्या है, इसकी व्यापकता को दर्शाती है और इसका एक क्या है, पार्ट है। दूसरा देखिए इसके अंदर 22 भाग हैं। कितने भाग हैं, 22। ये भी संविधान के पार्ट हैं और इन 22 भागों के अंदर जो है कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं। आपके दिमाग में कल भी मैंने बताया था, यहाँ प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि समय समय के ऊपर अनुच्छेद जो है वो जोड़ दिए जाते हैं और घटा दिए जाते हैं, तो उसकी संख्या के अंदर संशोधन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जो संशोधन इसमें जोड़े जाते हैं वो लिख दिए जाते हैं और जो घटाए जाते हैं ऐसा नहीं कि उनको मिटा दिया जाता है या उनको वापस लिखा जाता है, उसके आगे एक शब्द लिख दिया जाता है और वो होता है निषेध। ठीक है, मतलब अब ये जो है कानून क्रियाशील नहीं रहेगा। जैसे भारतीय संविधान से अनुच्छेद जो है अभी अनुच्छेद 370 को हटाया, कश्मीर जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देता है, तो उसको हटाने का मतलब ऐसा नहीं कि संविधान से काट दिया, उसके आगे स्टार लगा के और उसके आगे लिख देते हैं निषेध। ठीक है, इस प्रकार अगर आप देखें सभी को कितने जुड़े और कितने घटे, तो 104 संशोधन हो चुके हैं हमारे संविधान में। कितने संशोधन हो चुके हैं, लेटेस्ट 104 संशोधन हो चुके हैं। इसके आधार पर तो जो है समस्त अगर हम अनुच्छेद की संख्या करते हैं 446 जो है वो अनुच्छेद हैं, लेकिन हमारे संविधान के अंतिम प्रश्न के ऊपर अनुच्छेद की संख्या लिखी हुई वो 395 है। तो हम देश में जितने हैं संविधान के अंदर जितने अनुच्छेद हैं उसको हम कितने गिनेंगे, 395 अनुच्छेद ही गिनेंगे। इसके बाद जो है हमारी अनुसूचियाँ आती है, अनुसूची 8 प्लस 4 इसलिए लिखी कि हमारा संविधान जब बना तो इसके अंदर 8 अनुसूचियाँ थी और बाद के अंदर 4 अनुसूचियाँ जो है वो संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं जोड़ी गई, इसलिए जो है इन अनुसूचियों को हम क्या करते हैं, अलग से गिनते हैं। अब देखिए एक बार हम थोड़ा सा